92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियाँ लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी माँ डोलमा। कितने बच्चे हैं? डोलमा ने सुंडू से पूछा। 4 जवाब देते हुए सुंडू ने चाय का कप डोलमा के हाथ में पकड़ा दिया और डॉर्मेट्री से बाहर चला गया। 55 साल की डोलमा ने एक नज़र डॉर्मेट्री पे डाली। सीमेंट के फर्श पे पड़े लोहे के बेड लाइन से पड़े थे, जैसे डोलमा को सलामी दे रहे हों। इन पे लेटने वाले बच्चों से बड़े होके पूरी दुनिया में फैल गए थे, लेकिन ये बेड फिर से किसी नए बच्चे को अपनी गोद में पालने के लिए ऐसे ही पड़े हैं जैसे 50 साल पहले पड़े थे। खिड़कियों से छन के आती रोशनी इतनी नहीं थी कि कुछ साफ दिखाई देता, सो डोलमा ने दीवार के दाईं तरफ लगे बिजली के बोर्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। बटन दबते ही बिजली की पीली रोशनी चारों ओर फैल गई। डोलमा उस तरफ बढ़ गई जहां उसे कुछ बच्चे सोते हुए दिखाई दे रहे थे। डोलमा हर एक बच्चे का चेहरा कंबल हटा के देखती और हिसाब किताब लगा लेती कि उस बच्चे की उम्र क्या होगी। जांच पड़ताल करते हुए जब डोलमा ने आखिरी बेड पर लेटे बच्चे का चेहरा देखा तो उसके हाथ कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और वो उस मासूम बच्चे का चेहरा देखती रही जिसकी उम्र मुश्किल से 4-5 साल की रही होगी। डोलमा की आंखें भर आईं। तिब्बती रिहैबिलिटेशन सेंटर की इस डॉर्मेट्री से बाहर निकलकर डोलमा ने केयरटेकर सुंडू से कहा, इस छोटे वाले बच्चे का ध्यान रखना, उठेगा तो हैरान करे शायद। मुझे बुला लेना, मैं ऑफिस में बैठी हूँ। इतना कह के डोलमा कोहरे में कहीं गुम हो गई। नवंबर की सर्दियों में हिमाचल के धर्मशाला शहर में अच्छी खासी धुंध हो जाती है। फिर तिब्बतियों का ये रिहैब सेंटर तो मकलॉडगंज में धर्मशाला से भी ऊपर पड़ता है। जब भी कोई नया तिब्बती शरणार्थी चीन की सरहद पार करके आता तो उसे यहीं लाया जाता। कुछ दिन यहाँ रखने के बाद इन शरणार्थियों को देश के अन्य हिस्सों में जहाँ तिब्बती कॉलोनीज हैं वहाँ भेज दिया जाता। शुरुआत के ये दिन इन शरणार्थियों के लिए बेहद मुश्किल भरे होते, खासतौर पे बच्चों के लिए। अपना देश, अपनी भाषा, अपने लोग बदल जाएं तो हजारों के बीच में भी अकेला हो जाता है आदमी। फिर ये बच्चा तो अभी 5 साल का है। 8x10 के अपने छोटे से ऑफिस में जब डोलमा ने कदम रखा तो वुडन फर्श जूतों की चोट से बज उठा। डोलमा ने रूम हीटर ऑन किया और अपनी कुर्सी पे बैठ गई। सामने टेबल पे फाइलों का एक बड़ा सा गट्ठर रखा था। डोलमा ने लाल फीते से बंधा पीली फाइलों का गट्ठर अपने पास सरका के अपनी उंगली टेबल पे रखी कॉल बेल की तरफ बढ़ाई। उंगली जैसे उस कटोरी नुमा कॉल बेल के बटन पे पड़ी, आवाज करती हुई कॉल बेल की कटोरी घूमने लगी। सुंडू आवाज सुन के अंदर आ गया। ये इन्हीं बच्चों की फाइलें हैं? डोलमा ने पूछा। जी हाँ। डोलमा ने एक एक करके सारी फाइलें खोली। एक फाइल पे उसकी नजर रुक गई। उस पे उसी छोटे बच्चे की तस्वीर चिपकी हुई थी। डोलमा ने नाम पढ़ा, नोरबू। अभी वो कुछ आगे पढ़ पाती कि डॉर्मेट्री से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। शायद वो नन्हा सा बच्चा नोरबू जाग गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी माँ डोलमा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि तिब्बती रिहैब सेंटर जो हिमाचल के मैक्लोडगंज में है, वहाँ कुछ नए शरणार्थी बच्चे आए थे। डोलमा उस सेंटर की हेड थी। वो अभी इन बच्चों की फाइलें चेक कर ही रही थी कि उनमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। अब आगे। डोलमा जल्दी से खड़ी हुई, अपना शॉल ठीक किया और डॉर्मेट्री की ओर बढ़ गई। सबसे आखिरी वाले बेड पे बैठा नोरबू रो रहा था। डोलमा ने पास पहुंच के नोरबू के सर पे हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छा कहाँ है? उसने तिब्बती भाषा में कहा। तिब्बती में अच्छा बड़ी बहन को कहते हैं। नोरबू रोते हुए बार बार अपनी बड़ी बहन को याद कर रहा था। उस मासूम को तो पता ही नहीं था कि उसकी बड़ी बहन अब इस दुनिया में ही नहीं रही।
डोलमा ने नोरबू से कहा, सुनो, बस थोड़ी देर में आचा आ जाएगी, जल्दी से चुप हो जाओ। कब आएगी आचा? वो गाड़ी वाले अंकल भी यही कहते थे कि आचा रास्ते में मिलेगी। कहाँ है आचा? नोरबू के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया डोलमा ने। बस नोरबू को गोद में उठा लिया और खिड़की की तरफ निकल गई। बाहर अब भी कोहरा था। खिड़की से बाहर की तरफ सड़क दिखाई दे रही थी, जिस पे इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं। डोलमा ने दूध के कंटेनर वाला ट्रक नोरबू को दिखाते हुए कहा, जानते हो नोरबू, वो जो गाड़ी आ रही है ना, उससे दूध निकलता है। कैसे? उसके अंदर एक याक बैठा होता है ना, तो जब किसी को दूध लेना होता है ना, तो बस पैसा दो और याक गाड़ी के अंदर से ही दूध दे देता है। देखना तुमको। नोरबू ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये डॉर्मेट्री की दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी थी, जो रोज इसी वक्त आती थी। बस यूं समझो कि आज नोरबू को बहलाने के लिए यह दिख गई डोलमा को, वरना उसे कोई और कहानी सुना के बहलाना पड़ता उस बच्चे को। पिछले 30 सालों में उसने न जाने कितनी कहानियां बनाई थीं, कितने बच्चों को बहलाया था। वो भी जब यहां आई थी तब सिर्फ 4 साल की थी। उसकी माँ ने उसको एक परिवार के साथ भेज दिया था। पूरे 2-3 महीने का मुश्किल सफर करने के बाद वो यहां पहुंची थी। डोलमा को एहसास था कि कैसा महसूस होता है एक छोटे से बच्चे को, जिसे कुछ पता ही नहीं कि उसको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है। डोलमा को एहसास था कि कैसा महसूस होता है एक छोटे से बच्चे को, जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है, कि क्यों उसके परिवार वाले उसको अपनों से दूर भेज रहे हैं। डोलमा का दिल भी किसी और डोलमा ने उलझाया था, कहानियां और किस्से सुनाकर। और वो किस्से आज वो दूसरे बच्चों को सुना के बहला रही थी। हर बच्चे के साथ उसको ऐसा लगता जैसे फिर से कोई डोलमा आ गई हो अनजानी दुनिया में। ये सब याद करके डोलमा की आंखें भर आई थीं। दूध गाड़ी अभी अभी डॉर्मेट्री के अहाते में पहुंची थी और नोरबू उसके अंदर बैठे याक को देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी माँ डोलमा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि तिब्बती रिहैब सेंटर में आज कुछ नए बच्चे आए थे और डोलमा इन बच्चों की देखभाल में उलझी हुई थी। तभी एक बच्चा नोरबू रोने लगा। डोलमा ने उसको सड़क पे आती हुई दूध गाड़ी को दिखाते हुए एक कहानी सुनाई ताकि वो बहल सके। अब आगे। चीनी साम्राज्य के विस्तार में पनपे चीन और तिब्बत की तकरार का नतीजा थीं हिंदुस्तान में बनी ये रिफ्यूजी तिब्बती कॉलोनियां। पिछले 50 सालों में हर साल इन शरणार्थियों की संख्या बढ़ती ही गई थी। तिब्बती लोग अपने छोटे छोटे बच्चों तक को मौका लगने पे हिंदुस्तान भेज देते ताकि उनकी संस्कृति और अस्तित्व बना रहे। फिर ये बच्चे यहाँ हिंदुस्तान के कई शहरों में बने तिब्बती स्कूलों, संस्थानों और कॉलेजों में भेज दिए जाते। यहाँ ये अपने पुराने तौर तरीकों और विरासत को जिंदा रखने के लिए पढ़ते, अपनी कलाएं सीखते और स्वाभिमानी तिब्बती बनकर आगे बढ़ते। डोलमा ने भी अपना बचपन धर्मशाला में बिताया था। फिर कॉलेज के लिए वो कर्नाटक के बलाकूपे में बने तिब्बती कॉलेज चली गई थी। कुछ दिन नर्स बन के उसने मेन्सेख्वांग अस्पताल, जो दिल्ली में है, वहाँ काम किया था। फिर एक दिन उसे डिकी माँ का फ़ोन आया था। ये वही डिकी माँ थी जिन्होंने धर्मशाला की इस डॉर्मेट्री में डोलमा को पाला था। डोलमा, कैसी हो? इतने दिनों बाद भी डोलमा ने डिकी माँ की आवाज़ को पहचानने में देर नहीं की थी। भला कोई अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? तिब्बत छोड़ने के बाद डिकी माँ ने ही तो उसको पाला था। डिकी माँ ने कहा था, डोलमा, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। इन सर्दियों में तो शरणार्थी बच्चों की संख्या बढ़ गई है। मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली है। तुम तो खुद ही इन सब परिस्थितियों से गुजर चुकी हो। तुमसे अच्छा कौन समझेगा इन बच्चों को? डोलमा, अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो चली आओ। बस तब से डोलमा यहीं आ गई थी, बच्चों की देखभाल करने के लिए। और आज नोरबू की जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी। नोरबू ने डोलमा के कपड़ों को खींचते हुए कहा, कहाँ है याक? कैसे देता है दूध? डोलमा ने आंखों से दूध गाड़ी वाले भैया को इशारा किया। वो समझ गया कि क्या करना है। वो कई बार ऐसा कर चुका है ना। उसने दूध के टैंकर से लटका एक रबड़ का पाइप नन्हे नोरबू को पकड़ा दिया और अपना मुंह घुमा के पाइप का लीवर एक हाथ से पकड़ लिया। डोलमा ने नोरबू से कहा, बोलो, कितना दूध चाहिए? खूब सारा, नोरबू ने अपनी तोतली बोली में कहा। यह कहते वक्त नोरबू के हाथ 180 डिग्री खुल गए। इतना सारा दूध तुम लोगे किस चीज में?
नन्हा नोरबू सोच में पड़ गया कि तभी मुस्कुराते हुए सुंडू ने एक बड़ा सा बर्तन जमीन पर रख दिया। डोलमा ने नोरबू का हाथ पकड़ के पाइप को बर्तन की ओर मोड़ दिया और कहा, चलो नोरबू, अब तुम याक से दूध मांगो। पर याक है कहाँ? सब मुस्कुरा दिए। डोलमा ने आवाज दबा के कहा, वो इस टैंक के अंदर है, तुम पुकारो तो वहीं से दूध दे देगा। जैसे ही नोरबू ने आवाज लगाई, दूध वाले ने लीवर घुमा दिया और दूध की धारा बर्तन में गिरने लगी। नोरबू ये देख के इतना खुश हुआ कि उसके होठों पे आखिरकार मुस्कुराहट ठहर आई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी माँ डोलमा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, डोलमा जो तिब्बती रिहैब सेंटर की हेड थी, यहाँ आने वाले बच्चों की देखभाल में उलझी हुई थी। रोते हुए नोरबू को उसने एक याक की कहानी में उलझा के उसका ध्यान बटा लिया। अब आगे। जैसे जैसे बर्तन भरता गया, नोरबू के चेहरे पे खुशी और आश्चर्य झलकता रहा। बर्तन भर जाने पर डोलमा ने इशारा किया तो पाइप से दूध निकलना बंद हो गया। डोलमा ने नोरबू से कहा, बस अब हमारे पैसे खत्म हो गए। लेकिन नोरबू के चेहरे पे अब भी खुशी तैर रही थी। डोलमा ने नन्हे नोरबू को गोद में उठा के पूछा, मासून दूध खाओगे? नोरबू ने हाँ में गर्दन हिला दी। मासून एक तरह का केक होता है जिसको तिब्बती लोग भुने हुए जौ के आटे, मक्खन और काली शक्कर से बनाते हैं। डोलमा ने अपने ऑफिस में ही मासून और दूध मंगा लिया। नोरबू को उसने टेबल पे बिठा दिया और अपने हाथों से उसको मासून दूध में डुबो के खिलाने लगी। नोरबू को मासून का स्वाद बहुत अच्छा लगा। वो खा लेने पे मुस्कुराते हुए डोलमा को और खिलाने का इशारा करता और डोलमा एक और टुकड़ा मुंह में डाल देती। मस्ती में नोरबू टेबल से लटकती अपनी टांगें हिला रहा था, जिससे हल्के हल्के हिलती टेबल से दूध का कटोरा भी हल्के हल्के सरकने लगा। डोलमा का ध्यान एक तरफ नोरबू को खिलाने में था तो दूसरी तरफ वो नोरबू की फाइल पढ़ रही थी। नोरबू के हिलते हुए पैरों के कंपन से दूध का कटोरा छन से नीचे गिर गया। चीनी मिट्टी का यह बर्तन गिरते ही कई टुकड़ों में बिखर गया, साथ में दूध भी फर्श पे फैल गया। हंसते हुए नोरबू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। डोलमा ने एक नज़र टूटे हुए कटोरे पे डाली, फिर नोरबू को देखा। सहमा हुआ नोरबू एकदम रोने को हुआ। उसको लगा कि जैसे ये कटोरा उसी से टूटा हो। इससे पहले कि उसकी रुलाई फूटती कि डोलमा ने टेबल पे एक हाथ मारा और कहा, ये लो, तूने नोरबू का मासून और दूध गिरा दिया, ये ले, ये ले। डोलमा ने टेबल को 2-3 थपकियां लगाई। नोरबू के आंसू वापस लौट गए, पर उसने फिर से एक सवाल किया, अच्छा कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है, अच्छा के पास जाना है। इस बार नोरबू के आंसू नहीं रुके। माँ और बहन की याद में वो जोर जोर से रोने लगा। डोलमा ने सुंडू को आवाज देके बुलाया और कहा, अच्छा लो, सुंडू चाचा ले जाएंगे अच्छा के पास। सुंडू ने आगे बढ़ के नोरबू को गोद में ले लिया। डोलमा की आंखें फिर से भर आई थीं उस नन्ही जान को देखकर। वो भी तो रोती थी ऐसे ही अपनी माँ को याद करके। तब डिकी माँ ने ऐसे ही किसी के साथ बाहर भेज दिया था उसको अपनी माँ से मिलवाने के लिए। उस आदमी ने दूर पहाड़ी की तरफ हाथ करके डोलमा से कहा था कि वो देखो आ रही है तुम्हारी माँ, पहाड़ियों से उतर के, दिखी? डोलमा को जब कुछ नजर नहीं आया था तो उस आदमी ने कहा था, मुझे तो साफ दिख रही हैं। अरे मैं तो भूल ही गया, अभी तुम्हारी आंखें छोटी छोटी हैं ना, तुम इतना दूर नहीं देख सकती। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम्हारी आंखें भी बड़ी हो जाएंगी, फिर तुम देख पाओगी, ठीक है? धीरे धीरे डोलमा बड़ी हो गई थी और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई थीं, लेकिन उन पहाड़ियों पर उसको माँ कभी नहीं दिखी। पर वो आज भी अक्सर ऊंचे पहाड़ पे खड़े होके अपने वतन की ओर, तिब्बत की ओर देख जरूर लेती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी माँ डोलमा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि डोलमा नोरबू को संभालते संभालते अपने बचपने में लौट जाती थी। उसको याद आ जाता था कि कैसे उसको भी किसी ने बहलाया था, लेकिन अपने वतन और अपने लोगों की याद तो हमेशा आती ही रहती है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। अब आगे। कई दिनों तक नोरबू रोता रहा और डोलमा उसको संभालती रही।
एक बात और भी थी कि नोरबू डोलमा से ही चुप होता। शायद माँ की कमी डोलमा पूरी कर रही थी। नोरबू के साथ जो और बच्चे आए थे, हिंदुस्तान में बसे उनके रिश्तेदार उनको अपने साथ ले गए थे। लेकिन नोरबू इतना किस्मत वाला कहाँ था। उसके साथ तो उसकी अचा आई थी, जो अब उसके साथ नहीं थी। यहाँ पहले से उसका कोई नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो अपने देश में नहीं है और ये कोई और देश है जहाँ उसको शरण मिली है। जब सारे बच्चे चले गए तो नोरबू ने डोलमा से पूछा, वो सब कहाँ चले गए? अपने घर, सुंडू चाचा बोल पड़े। तो नोरबू ने फिर सवाल पूछ लिया, मैं कब जाऊंगा अपने घर? तुम भी आज ही जाओगे? पीछे खड़ी डोलमा ने कहा। उस शाम डोलमा नोरबू को अपने साथ अपने घर लेवा लाई थी। डॉर्मेट्री से कुछ दूर ही था उसका घर, पहाड़ी के ऊपर। एक अकेला बच्चा कैसे रह सकता था डॉर्मेट्री में? डोलमा अकेली ही रहती थी। उसने शादी भी नहीं की थी, या यूं कहो कि समय ही नहीं मिल पाया था उसको अपना परिवार बसाने का। घर में कोई और होता तो शायद उसका भी परिवार होता, पर यहाँ डॉर्मेट्री में इतने सारे बच्चों के बीच उसको कभी परिवार की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। रात को जब नोरबू कुछ उदास सा दिखा तो डोलमा ने उसको एक एल्बम दिखाई। ये देखो नोरबू, यह है पगोडा, ये सारनाथ का स्तूप और ये पोटाला। नोरबू ने अगली तस्वीर को पहचानते हुए कहा। फिर आगे बोला, हम यहाँ गए थे। अच्छा? हाँ, मैं, अचा और माँ यहाँ आने के पहले। फिर माँ ने खूब सारा संपा और मक्खन एक पोटली में रख दिया। अचा को बड़ा सा झोला भी दिया था उसने। डोलमा बस सुनती गई। उसने कोई सवाल नहीं किया। नोरबू तिब्बती भाषा में नन्ही जबान में सुनाता गया। फिर ना इतने सारे लोगों के साथ अचा मुझको सूरज दिखाने ले गई। नन्हा नोरबू सुनता जा रहा था और डोलमा अपने बचपन में लौट गई थी। तिब्बत से यहाँ आते वक्त जब उसकी माँ ने उसको बताया था कि उसको कल सूरज देखने जाना है थकपा के साथ, तो उसने रोमांच से उछल के माँ से पूछा था, माँ ये सूरज जो रोज निकलता है? हाँ बेटा यही। ये कहाँ रहता है माँ? वो जो दूर पहाड़ी देख रहे हो ना, वहाँ रहता है। जो भी उस पार जाके सूरज देख लेता है ना, भगवान उसे खूब सारी मिठाइयाँ देते हैं। और सुन, थकपा चाचा को परेशान तो नहीं करेगी मेरी बच्ची? क्यों, आप नहीं चलोगे मेरे साथ? माँ ना में सर हिलाते हुए रोने लगी थी। डोलमा को गले से लगा लिया था। वो तो सूरज देखने जा रही थी, फिर माँ रोने क्यों लगी थी? ये शायद उसको बहुत बाद में समझ आया। माँ क्यों न रोती? अपनी प्यारी बच्ची डोलमा को हमेशा के लिए अलग जो करने जा रही थी, ताकि वो तिब्बत को अपने अंदर जिंदा रख पाए। आज नोरबू भी तो उसको यही सब बता रहा था। डोलमा को लगा जैसे इतने सालों में कुछ नहीं बदला है, बस उस सूरज को देखने वाले किरदार बदल गए हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी माँ डोलमा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि डॉर्मेट्री से सारे बच्चे चले गए सिवाय नोरबू के। उसका हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो उसको कौन ले जाता? ये देख के डोलमा उसको अपने साथ अपने घर ले गई। आखिर वो भी तो अकेली ही थी। अब आगे। तिब्बती रिहैब सेंटर के लिए काम करते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ था कि डोलमा किसी बच्चे को अपने घर ले आई हो। कितने तो सवाल पूछ लिए थे नोरबू ने घर के बारे में। ये क्या है? ये किसकी तस्वीर है? आप किचन में केक कहाँ रखती हैं? वगैरह वगैरह। डोलमा ने मुस्कुराते हुए उसके सारे सवालों का जवाब दिया और उसको सुला दिया। कहीं नोरबू रात में उठ के सोने न लगे, इसलिए वो उसके पास ही सो गई थी। डोलमा माँ तो नहीं थी, लेकिन एक औरत तो थी ही। माँ का दिल तो उसके भी पास था। नोरबू को थपकियां देते हुए उसको ऐसा लगा जैसे वो अपने ही बच्चे को सुला रही हो। अगली सुबह डोलमा जब उठी तो नोरबू सो ही रहा था। चाय बनाने के बाद जब नाश्ता बनाने की बारी आई तो वो सोच में पड़ गई कि क्या बनाए। अपने लिए नाश्ता बनाने में तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता था, लेकिन आज तो घर में एक नन्हा मेहमान भी था। वो उसको जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको काम पे भी तो जाना था। उसने नोरबू को बहुत प्यार से जगाया। नोरबू, नोरबू, उठो। नोरबू ने उबासी लेके करवट बदल ली। डोलमा ने नोरबू को उठा के बिठाया तो भी उसने आंखें भी नहीं खोली और डोलमा के गले से लिपट गया। उन्हीं दिन नोरबू ने डोलमा के गले से झूलते हुए तिब्बती भाषा में कहा, माँ, चाय, मक्खन।
डोलमा को किसी ने इस तरह से पहली बार माँ कह के पुकारा था। नॉर्बू रोज उठ के अपनी माँ को याद करता था। माँ के पास न होने का एहसास तो उसको बाद में होता और तब वो रोने लगता। लेकिन आज जब नॉर्बू की नींद पूरी तरह खुली तो डोलमा को देख के वो मुस्कुराया था, रोया भी नहीं था आज। डोलमा ने उसके दांत अपनी उंगली से साफ किए, फिर मुंह हाथ धुलाए और नॉर्बू की पसंद का नाश्ता बना के उसको खिलाया। नॉर्बू के बदन पे पड़ा सफ़ेद स्वेटर गंदा हो गया था। डोलमा ने सबसे पहले डॉर्मेट्री पहुंच के दान में आए कपड़ों का मुआयना किया। कोई भी गर्म कपड़ा नॉर्बू के साइज़ का नहीं था। सुंडू ने कहा भी, क्या नॉर्बू का साइज़ लेके किसी डोनर को भेज दूं? हो सकता है 1-2 दिन में कपड़ों का कुछ इंतज़ाम हो जाए। वहाँ नॉर्बू पहले ही एक बड़ी साइज़ का स्वेटर पहने टेबल पे खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कौवा हकाने के लिए किसी ने खेतों में स्केयरक्रो यानी बिजूका खड़ा कर दिया हो। सामान के अभाव में कभी कभी कितने ही बच्चों को अपने से बड़े या छोटे साइज़ के कपड़ों में बड़े होना पड़ता है। वैसे तो डोलमा हमेशा बच्चों की ज़रूरत के सामान के लिए डोनर्स को ख़त लिख के भेज देती थी, लेकिन नॉर्बू के लिए उसको किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगा। उसने नॉर्बू का हाथ पकड़ा और बाजार की तरफ चल दी। नहीं, ये वाला, नॉर्बू ने एक लाल रंग के स्वेटर की ओर इशारा करते हुए कहा। डोलमा ने वो स्वेटर खरीद लिया। बाजार से नॉर्बू के लिए कुछ चीज़ें और खरीदी थी उसने, जैसे एक छोटा सा ब्रश, एक कैप और कुछ खिलौने। डोलमा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अब उसके हर निर्णय में नॉर्बू के पसंद की चीज़ें शामिल थीं। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। अब नॉर्बू अपनी माँ या अचा को कम ही याद करता। डोलमा को एक परिवार का एहसास होने लगा था। वो तो भूल ही गई थी कि नॉर्बू उसका अपना बच्चा नहीं है। एक दिन डोलमा जब अपने ऑफिस के कुछ कागजात में उलझी हुई थी, तभी एक डाक आई। डोलमा ने खत खोल के पढ़ा। लिखा था कि एक डोनर नॉर्बू की पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार है, उसे कल परसों ही दिल्ली भेजना होगा। डोलमा को धक्का लगा। कैसे जी पाएगी वो नॉर्बू के बिना, और नॉर्बू कैसे रहेगा? उसको अपनी माँ की याद आ गई। उसने भी तो अपनी छोटी सी डोलमा को भेज दिया था अपने वतन तिब्बत के लिए। सामान पैक करते वक्त डोलमा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने नॉर्बू को फिर से एक कहानी सुना के विदा कर दिया। तभी सुंडू ने डोलमा के घर आके उसको बताया, जल्दी चलिए, कुछ और बच्चे आए डॉर्मेट्री में। अपने आंसुओं को पोंछकर वो फिर से रोने चली गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।